Hello, my dear students. So today our topic is type of reaction on the basis of step. तो स्टेप के बेसिस पे हमारे पास जो रिएक्शन है वो दो टाइप का होता है बेटा. तो फर्स्ट टाइप का मेरे पास जो रिएक्शन है वो है एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन. एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन. तो ऐसी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, मतलब इनमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, उनको हम कहते हैं एलिमेंट्री और सिंपल रिएक्शन. सो द टाइप ऑफ रिएक्शन विच कंप्लीट इन सिंगल स्टेप is called elementary reaction. Means in these reactions no intermediate is formed. मतलब इन रिएक्शन के अंदर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता. मीन्स पहले रिएक्टेंट और वो सीधे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा. सो नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म इन दीज रिएक्शंस. फॉर एग्जांपल कोई भी हम आयनिक इक्वेशन लिख सकते हैं यहां पर. जैसे फॉर एग्जांपल के लिए NaCl प्लस AgNO3 रिएक्ट टू फॉर्म. अब NaCl और AgNO3 का जब रिएक्शन कराएंगे तो बेटा जो Ag है वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, Cl के साथ, और जो Na है वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, NaNO3 फॉर्म करेगा ये. तो ये हो जाएगा मेरे पास AgCl, इसका प्रेसिपिटेट बनता है बेटा, प्लस पास बन जाएगा AgCl के साथ मेरे पास बन जाएगा NaNO3. सो इस रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म होता है, डायरेक्ट रिएक्शन से क्या बन जाता है, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है. अब देखिएगा सेकेंड टाइप का मेरे पास रिएक्शन है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को हम मल्टी स्टेप रिएक्शन भी बोल सकते हैं. मींस द टाइप ऑफ रिएक्शन विच कंप्लीट इन मोर देन वन स्टेप are called complex reactions. उनको क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं. मतलब इन रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म होता है. सो अब देखिएगा एग्जांपल के लिए हमारे पास हम लिखें कोई एग्जांपल के लिए मेरे पास मान लीजिए यहां पर हमने एग्जांपल लिया है स्टेप 1 में, मेरे पास हम ऑर्गेनिक एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर. सो मेरे पास RX, इसका मतलब हो गया बेटा हेलो एल्केन. तो ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा. तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये R के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव होगा, और X के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव. सो R का मतलब एल्काइल ग्रुप हो गया यहाँ पर, और X का मतलब हो गया हेलोजन. सो आप देखिएगा R प्लस का मतलब ये हमारे पास फॉर्म होगा इस रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन. तो यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, प्लस X नेगेटिव मतलब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हैलाइड आयन, जो कि यहां पर एक वीक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा. सो ये स्टेप मेरे पास जो फर्स्ट स्टेप है ये होता है बेटा स्लो स्टेप. और जो सेकंड स्टेप हमारे पास होगा, जैसे ही ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टेप नंबर सेकंड के अंदर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या हो जाएगा, यहां पर R पॉजिटिव से तुरंत क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा. क्योंकि एक प्लस दूसरा माइनस तो तुरंत क्या हो जाता है, वो अटैच हो जाता है, और अटैच होने के बाद क्या फॉर्म करेगा, RNU. सो ये जो स्टेप होता है मेरे पास ये होता है बेटा फर्स्ट स्टेप होता है. कैसा स्टेप होता है बेटा, ये फर्स्ट स्टेप होता है. इसी तरीके से हम यहां पर कोई एग्जांपल ले सकते हैं बेटा. देखिएगा नया एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगा, मान लीजिए हमने स्टेप 1 में लिया, इधर स्टेप 1 के अंदर हमने कोई टर्शरी हैलाइड ले लिया यहां पर, जैसे कि CH3
CH3 और कोई हेलोजन हमने ले लिया यहाँ पर Cl। सो आप देखिएगा सबसे पहले क्या होता है, ये इसका बॉन्ड टूटेगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा क्लोरीन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड अगर टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, क्लोरीन के पास जाएगा। सो आप देखो स्टेप 1 के अंदर मेरे पास क्या होगा, क्लोरीन अपने बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। सो ये फॉर्म करेगा CH3 और पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव चार्ज। सो आप देखिएगा जो बॉन्ड फॉर्म हो रखा है पहले से ही, इसमें क्या होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो स्टेप होता है ये क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, स्लो स्टेप। अब ये जो मेरे पास कंपाउंड बना है ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। सो इस तरीके से हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है ये क्या हो जाएगा, स्लो स्टेप हो जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा मेरे पास इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म। तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हुआ, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है। और सेकंड स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेप सेकंड में हमारे पास क्या होगा, जो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ है यहां पर हमारे पास जो होगा न्यूक्लियोफाइल, यानी हमने माना कि भाई OH नेगेटिव हमारा क्या है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है मेरे पास, और ये कनेक्ट होगा हमारे पास किसके साथ, CH3 और पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखिएगा ये यहाँ पर जो OH नेगेटिव है ये इधर आके कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। ये सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3 और OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये स्टेप कैसा हो जाएगा बेटा, ये स्टेप हो जाएगा फर्स्ट। सो आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है ओनली स्लो स्टेप के ऊपर, वो चीज डिपेंड करती है। तो आप देखिएगा हमारे पास आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट हो जाता है यहाँ पर। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्लो स्टेप। रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, डिपेंड करता है स्लो स्टेप के ऊपर। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन स्लो स्टेप ओनली। सो इसी तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने दो तरह की रिएक्शन पढ़ी है। एलिमेंट्री रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है कि जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है और उसमें कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर जो रिएक्शन है वो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, यानी कि पहले बनता है इंटरमीडिएट और उसके बाद फिर बनता है प्रोडक्ट। सो आप देखिएगा इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या बना है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बना है, उसके बाद फिर जो है न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो गया। तो ये हमने ऑर्गेनिक का एग्जांपल लिया है, जो कि हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का एग्जांपल हो जाता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, दो स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होती है। पहला स्टेप क्या होता है, स्लो स्टेप होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है। सो इसी तरीके से हम कर सकते हैं हमारे पास। अब जो मेरे पास एलिमेंट्री रिएक्शन है या सिंपल रिएक्शन है, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी, और ऑर्डर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास टॉपिक हमारे पास आता है बेटा मॉलिक्यूलैरिटी। सो आप देखिएगा मॉलिक्यूलैरिटी मेरे पास क्या होता है, इट इज द टोटल सम ऑफ reacting species taking part in elementary or simple reaction। सो एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन के अंदर जितने रिएक्टिंग मॉलिक्यूल हमारे पास पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोल सकते हैं हमारे पास मॉलिक्यूलैरिटी। सो आप देखिएगा रिएक्टिंग स्पीशीज में हमारे पास क्या हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयन हो सकता है। सो आप देखिएगा हम एग्जांपल के लिए, जैसे हमने एग्जांपल लिया ए चेंजेस टू प्रोडक्ट, यानी ए कोई रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो इसमें मॉलिक्यूलैरिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा, तो आप मॉलिक्यूलैरिटी देखिएगा मेरे पास ए सिर्फ ओनली वन रिएक्टेंट है, इसका नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 है, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी हो जाएगी बेटा, 1 हो जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया 2A चेंजेस टू प्रोडक्ट, तो 2A चेंजेस टू प्रोडक्ट, तो हमारे पास यहां पर जो मॉलिक्यूलैरिटी हमारे पास आएगी, सो मॉलिक्यूलैरिटी यहां पर कितनी हो जाएगी बेटा, देखो
हमारे पास ए के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आप देखिएगा मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी 2। इसी तरीके से मान लीजिए हमने लिया 2A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। सो आप देखिएगा 2A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट, तो हमारे पास आप देखिएगा यहाँ पर 2 मोल A के हो गए और 1 मोल किसका हो गया, B का हो गया। तो आप देखिएगा टोटल मोल कितने हो गए मेरे पास, 3 मोल हो गए। तो मॉलिक्यूलरिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा, 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलरिटी को थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब मॉलिक्यूलरिटी जो है बेटा वो थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो मॉलिक्यूलरिटी, यानी कि अब हम कहेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी, आप ऐसे तो आप कहेंगे सर कि 4 to 5 मॉलिक्यूल्स भी क्या आपस में रिएक्शन कर सकते हैं? नहीं बेटा, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी ये होता है कि मेरे पास रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ मेन फैक्टर्स की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं बेटा इफेक्टिव फैक्टर्स। तो इफेक्टिव फैक्टर्स के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, कोलिजन का इफेक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। और कोलिजन इफेक्टिव होगा, यानी इफेक्टिव कोलिजन का जो हमारे पास पार्ट होता है, एक प्रॉपर पॉइंट होना चाहिए, प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, तभी हमारे पास रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड करके क्या बना सकता है, प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। तो ये हमारे पास कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं जिसपे हमारा कोलिजन डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि 4 से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में किसी प्रॉपर पॉइंट पर एक ही टाइम पर प्रॉपर एनर्जी के साथ जो है वो कोलाइड नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे पास जो टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शंस या उससे ज्यादा वाली जो हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी वाली रिएक्शंस होती हैं वो बहुत रेयरली ऑब्जर्व होती है। इस तरीके से बेटा हम क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आने वाली नई वीडियोस के बारे में पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।